हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपको कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं बताऊंगा। सोच रहे होंगे काफ़ी दिन हो गए पढ़ाई का कोई वीडियो नहीं आया। आज मैं आपको चार धाम की यात्रा पर ले चलता हूं। चार धाम की यात्रा कहें तो उत्तराखंड के वो चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम हैं। यह यात्रा बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह यात्रा आपके कई उद्देश्य की पूर्ति कर देगी। अगर आप धार्मिक महत्व को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे धाम हैं। जैसे कि कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। अगर आप यहाँ पे माउंटेन रेंज देखना चाहते हैं, हिल स्टेशंस देखना चाहते हैं, तब भी यह यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप पिकनिक के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा पिकनिक का कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। आपको वहाँ पर बर्फ़ देखना है, तब भी अगर आपको कोई एडवेंचरस जर्नी पसंद है तब भी इससे ज़्यादा एडवेंचरस कहीं नहीं होगा। यहाँ पर भी पहाड़ हैं और कदम कदम पर रिस्क है, तो ये आपकी एडवेंचरस यात्रा भी हो सकती है। अगर आप यहाँ की खेती को देखना चाहते हैं, यहाँ की नेचुरल डाइवर्सिटी को देखना चाहते हैं, प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत होती है, नेचुरल खेती होती है, ये सारी चीज़ें भी अगर आप अपना जीके इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आपको यह यात्रा करनी चाहिए। यह बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं उत्तराखंड हमेशा ठंडा रहता है और उस हिसाब से भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। इस यात्रा पर जाने के पहले कोई विशेष सावधानी नहीं रखना। बस सावधानी ये है कि आप अपना समय पर रजिस्ट्रेशन करा लें और रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ने लगी। और इस बात का भी पता लगाते रहें कि वहाँ पे भीड़ कब कम होगी, क्योंकि आजकल हर कोई नए नए स्थानों पर घूमना चाहता है। उस वजह से आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, उसके लिए आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखना है। पर यह यात्रा बहुत मज़ेदार है। इस यात्रा पर ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में देखिएगा हम किस किस तरीके से किस किस स्थान पर पहुँचे, बीच बीच में हम आपको बताते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी साथी केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं। अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं और इसके बाद कल केदारनाथ पहुंचेंगे। सभी ये देखिए, मैं सबका परिचय करा दूं। ये है मनीष भगवत मेरठ एक्सप्रेस वे पे हूं। ये है चौधरी सुरेंद्र चौधरी। ये है मुरली अग्रवाल। ये देखो कितनी अच्छी मुद्रा में बैठे काफ़ी खुश मिजाज हैं और बहुत ही मूडी हैं, कहीं भी चल देते हैं। तो मुझे तो आप जानते ही नहीं होंगे। और ये हैं अभिषेक पटेल, उसके बाद है हरीश पटेल। हरीश पटेल बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनको गाड़ी में पीछे बैठने का बहुत शौक है। इनको बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, इसलिए देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ सुरेंद्र चौधरी बिल्डिंगों को गिन रहे हैं कि आखिर ये इतनी बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत आज हम हरिद्वार गंगा मैया के दर्शन करने आए हुए हैं। देखिए गंगा मैया का निर्मल जल, तीव्र वेग से बहता हुआ निर्मल जल। अद्भुत नज़ारा।
यमुनोत्री जाते हुए यहाँ का रोड काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पर बहुत ही कुशल ड्राइवर की आवश्यकता है। साधारण ड्राइवर यहाँ ड्राइव नहीं कर सकता है, इसलिए जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। सच कहें तो यह यात्रा कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रोड से पत्थर गिरने का डर तो है ही है, रोडों पर कहीं कहीं रेलिंग भी नहीं है और नीचे 1000 फीट की गहराई। अगर आप इस प्रकार के एडवेंचर से डरते हैं तो यात्रा पर कभी भी ना आएँ, और अगर आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं तो ज़रूर आइएगा। जय भोलेनाथ। बड़े ऊंचे पहाड़ों के बीच तीव्र वेग से बहती हुई यमुना नदी का जल आप देख सकते हैं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। यहाँ का प्रत्येक पत्थर एक अद्भुत संरचना लिए हुए है। ऐसा लगता है इन पत्थरों को संजो कर रखा जाए, लेकिन इतने सारे पत्थर लाना संभव नहीं है। हर पत्थर एक विशेष कलाकृति से सुंदर है। यमुनोत्री का उद्गम स्थल। ऊपर वो जो देख रहे हैं बर्फीला पहाड़, वहाँ से यमुना नदी निकलती हैं। ये देखिए तीव्र वेग के साथ सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना भी ग्लेशियर से निकलती हैं। यहाँ भी बर्फ़ जमा हुआ है, ये देखिए, और बहुत ही ठंडा जल है, बहुत ही ज़्यादा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से निकलती माँ यमुना। दोस्तों, आज हमारी यात्रा गंगोत्री की तरफ है और रास्ते में पड़ने वाले प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यह झरना गंगा नदी पर बना हुआ है। प्रकृति का अनुपम उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर पल पल पर, एक एक कदम कदम पर प्राकृतिक सुंदरता है। अगर इस प्रकार से हम हर पॉइंट्स पर रुकने लगें तो हमारी यात्रा 1 महीने से ज़्यादा की हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे हर जगह प्रकृति ने अपने आप को इतना संवारा है कि मंत्रमुग्ध हो जाता है कोई भी। यह प्रकृति मन मोह लेती है हमारा। इसके बाद हम और आगे एडवेंचरस दिखाएंगे किस प्रकार से गंगोत्री के रास्ते हैं, उनको भी आप देखते चलिए और हमारे साथ यात्रा का एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, जय गंगा मैया। आज हम गंगोत्री की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यह रास्ता भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ रेलिंग भी नहीं हुई है और कुछ दिन पहले यहाँ पर पहाड़ गिरा हुआ है, तो मशीन से पत्थर को हटाने का काम यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ का रास्ता है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है, कुछ नहीं होगा। हम अपनी यात्रा पूर्ण करके आएंगे। और जब भी आप आएँ तो जब भी मौसम ख़राब रहे तो अपनी यात्रा को स्टॉप रखें, अपनी यात्रा को स्थिर रखें, और जब मौसम साफ़ हो तो यात्रा अपनी प्रारंभ रखें। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का यहाँ पे, पल पल पर यहाँ सुंदरता है।
हमने आपको यमुना जी के दर्शन कराए थे, आज हम आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है। यहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है, इसको गोमुख बोलते हैं। यहाँ के बता रहे हैं यहाँ से कि करीब यहाँ से 14 किलोमीटर दूर गोमुख है, वहाँ से गंगा निकलती हैं। और ये देखिए तीव्र वेग से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाते हैं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, प्राकृतिक सुंदरता के बीच में से माँ गंगा तीव्र वेग से बहते हुए, जब हमने यहाँ नहाने की कोशिश की, यहाँ का जल इतना ठंडा है कि हाथ डालते से ही हाथ निकालने की इच्छा हुई। उसके बाद फिर हमने एक जग लेकर उससे नहाया। 4-5 जग पानी ही शरीर के ऊपर डाल पाए, उससे ज़्यादा डालने में ऐसा लगा कहीं शरीर का ब्लड जम ना जाए। जय गंगा मैया। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान हो चुकी है। जैसा कि उत्तराखंड की सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे आकर्षक यात्रा हम केदारनाथ को मानते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें सीढ़ीनुमा खेती और प्राकृतिक खेती देखने को मिली। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा तो लगभग सभी जगह है। दोस्तों केदारनाथ यात्रा पैदल प्रारंभ करने का जो पहला बिंदु है वह है सोनकुंड है। अक्सर प्रशासन ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो यात्री हैं उनको यहीं रोक देता है। हमको भी रोक दिया था। उसके बाद हमें दूसरे दिन 3 बजे यहाँ से निकलने की परमिशन मिली। सोनकुंड के बाद हम गौरीकुंड में जाएंगे। गौरीकुंड गर्म कुंड है जहाँ पर यात्री स्नान करते हैं, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह यात्रा 22 से 25 किलोमीटर की बड़ी कठिन यात्रा है। यहाँ पे चढ़ाई है, आप चाहें तो घोड़े का सहारा ले सकते हैं जाने के लिए या फिर पैदल। हमने पैदल जाना ही चुना सारे मित्रों के साथ। यह यात्रा बहुत ही मनोरंजक रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से जल सीधा जमीन पे आ रहा है। कोई बदल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जल सीधा आसमान से आ रहा है। देखिए हम बदलों में घिर चुके हैं, चारों तरफ बदलों ने घेर लिया है। जो आपदा आई थी उस आपदा में ये पुल पूरी तरह टूट गया था। ये ब्रिज अभी भी देखो कैसा हिल रहा है। ये ब्रिज क्षतिग्रस्त है, लेकिन फिर भी हम इस पर से जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड आना ही एक एडवेंचरस ट्रिप है, एक एडवेंचरस जर्नी है एक। और इस जर्नी में, इस ट्रिप में आपको थोड़े से जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ नहीं होता, सब ठीक है। अरे अरे ब्रिज हिल रहा है काफ़ी तेज़ी से। हाँ हाँ ब्रिज काफ़ी तेज़ी से हिल रहा है। अरे अरे ब्रिज 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 काफ़ी तेज़ी से हिल रहा है, इसलिए फ़ोटो भी लेना मुश्किल हो रहा है। ये देखो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये देखो कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे। ये जितना भी आपको यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये पूरा जब बाढ़ आई थी तो पूरा इलाका यहाँ से दरक गया नीचे। ये मंदा, ये अलकनंदा है। ये हर 10-15 मिनट में यहाँ मौसम परिवर्तन होता रहता है और इस प्रकार के प्यारे प्यारे झरने उत्तराखंड की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। कहा जाए तो यहाँ की मुख्य विशेषता झरने ही हैं। छोटे बड़े झरने, बहुत ऊंचाई से गिरते हुए झरने इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और यात्रियों का मन मोह लेते हैं। ये कोई एक झरना नहीं है, ऐसे हज़ारों झरने यहाँ हैं। यहाँ पर कदम कदम पर आपको नए नए झरने मिलेंगे देखने के लिए। उत्तराखंड की यह सबसे अच्छी विशेषता है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक झरने, कभी भी बारिश आ जाती है इसलिए रेनकोट साथ लेके चलना पड़ता है। उत्तराखंड का दूसरा आकर्षण यहाँ का बर्फ़। जब हम केदारनाथ जाएंगे तो हमें बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलता है। बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, ये देखिएगा। बर्फ़ को मैंने अपने हाथ में उठाकर भी देखा।
कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा और कितना बड़ा ये बर्फीला पहाड़ है। यात्रियों का सबसे ज़्यादा मन मोह लेता है ये बर्फ़ का पहाड़। और ऐसा कोई एक पहाड़ नहीं है, ऐसे यहाँ पे कई पहाड़ हैं जिनके नीचे से ठंडा ठंडा पानी बहता रहता है और यही पानी नदियों में मिलता है, जिससे नदियाँ 12 महीने बहती रहती हैं तीव्र वेग से। इसीलिए कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में कभी भी पानी की कमी नहीं आती, क्योंकि यहाँ साल भर बारिश का मौसम रहता है, यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। ये देखिएगा कितना बढ़िया बर्फ़ का पहाड़ है। जब आप उत्तराखंड आएंगे तो ये आपका मन मोह लेगा। हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हमने बर्फ़ को हाथ में उसके लड्डू बनाकर भी देखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। प्रकृति की गोद में देखने को बहुत कुछ है, बस हमारे पास इसे देखने का समय होना चाहिए और हिम्मत। यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, जो यात्री पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। बहुत फास्ट हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पे है। कितना शानदार बर्फीला पहाड़, ये इसके बाजू से मैं निकल रहा हूँ। काफ़ी रिस्क है, ऊपर ना गिर जाए। मशीन से इसको काटा गया है ताकि यहाँ से सैलानी निकल सकें बाजू से। यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफिंग चल रही है। देखो हमारे मित्र खड़े हुए हैं। दोस्तों अंततः हम केदारनाथ बाबा भोले के दरबार में पहुंच गए हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था, यहाँ का मौसम हर 10-15 मिनट में चेंज होता रहता है। देखिएगा अभी कितना साफ़ मौसम है, यहाँ तक कि हम ग्लेशियर को भी देख पा रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मौसम कैसा कोहरे से भर जाएगा। पूरा मौसम कोहरे से भर गया, बद्दल आ गए और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। बारिश तो 10-5 मिनट पहले भी हो रही थी यहाँ पे, इसलिए रेनकोट पहनना पड़ता है। और भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात अब हमने उस शिला को देखा जो 2013 की आपदा में बड़े वेग से बह के आई और मंदिर के पास ठहरकर उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया। यह प्रकृति के किसी अद्भुत कारनामे से कम नहीं है। केदारनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात अब हम वहाँ से वापस निकल पड़े हैं। अभी हमको 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। में आ रहा है। इतनी रात में लौटते हुए तीर्थयात्री दर्शन करके केदारनाथ से, देखो सबको ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। ही हमारी मित्र मंडली है। बद्रीनाथ होटल में रात्रि विश्राम करने के पश्चात अब हम बाबा बद्री विशाल दर्शन के लिए निकल रहे हैं। सुना है बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर भी, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और लाइन में खड़े होकर दर्शन का इंतज़ार करते हैं। वैसे हमको बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने में लगभग 7 बजे से लगा के 2 बजे तक का समय लग गया, तब हम दर्शन कर पाए। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा बद्रीनाथ, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के हर धाम की एक विशेषता है। वहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ से बद्रीनाथ से मंदाकिनी निकलती है जो बहुत तीव्र वेग से बहती है। लेकिन यहाँ यात्रियों को और तीर्थयात्रियों को यहाँ स्नान करने के लिए ब्रह्म कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है। मन है, यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर और ठंडा है। बद्रीनाथ दर्शन के पश्चात हम निकल रहे हैं भारत के अंतिम ग्राम माणा को देखने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे उफनती हुई सरस्वती नदी बड़े विकराल रूप में दिखती हुई, और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे पांडवों की तपोस्थली, व्यास गुफा और व्यास पोथी, भीमशिला, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं।
के अंतिम ग्राम माड़ा को देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए। प्रकृति का एक और अद्भुत नज़ारा हमको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। सामने से आती हुई अलकनंदा और मंदाकिनी और साथ ही नीले जल के साथ बहते हुए भागीरथी। यहाँ से माँ गंगा का निर्माण होता है। सुना है कि यहाँ के बाद ही गंगा बनती है, इसके पहले गंगा भागीरथी होती हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत सारी नदियाँ मिलते हुए गंगा नदी का रूप विकराल होता चला जाता है और हमारे भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। भारत की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में गंगा दर्शन और स्नान करने के पश्चात हम पुनः हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। लक्ष्मण झूला, भारत माता मंदिर, यहाँ की आध्यात्मिक विरासत को समझने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विदेशी भी यहाँ आते हैं। इसके पश्चात हरिद्वार में हम गंगा आरती में शामिल होंगे, गंगा जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव होगा। आप भी ज़रूर यात्रा पर जाइएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी सभी को शुभकामनाएं।